जय हिंद। आज की क्लास हमारा इकोनॉमिक्स पे होने वाला है और इकोनॉमिक्स में हमने इससे पहले आपको बताए थे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं। इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को हमने पहले पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। यदि हम अर्थव्यवस्था के बारे में अगर एक बार और इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था वह होती है जिससे हमें आजीविका अर्जन करने की एक जो है सो प्रणाली हमारे पास होता है। जैसे हम अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से चला रहे हैं, कौन कौन सी रोजगार धंधा करना पड़ रहा है, उससे हमें जो है सो आर्थिक क्रिया होती है और उस आर्थिक क्रिया से हमारे जो है सो इनकम क्या होती है, कैसे हमारा जीवन यापन हो पाता है, इस प्रकार की जो स्टडी होती है वही अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहा जाता है। इसीलिए इसको हम मान सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है सो जीवन उपार्जन की एक प्रणाली मानी जाती है। ठीक है। अब इसके क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो इसका क्षेत्र जो है सो कुल मिलाकर के तीन प्रकार से इस प्रकार से डिवाइड इसको किया जाता है कि आर्थिक क्रियाओं के आधार पर भी जो है सो इसको बांटा जाता है और आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो है सो इसका कुल तीन प्रकार के होता है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होती है, द्वितीयक क्षेत्र होती है और तृतीयक क्षेत्र होती है। इसमें दो क्षेत्र और भी होती है जो चतुर्थक एवं पंचक क्षेत्र मानी जाती है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इसमें तीन प्रकार का दिया गया है तो इस तीनों को आपको अच्छे से समझना है। तो आपने यहाँ से देखें कि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो कुल मिलाकर के तीन क्षेत्र है। तीन क्षेत्र में पहला क्षेत्र कौन सा है तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इसको बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आधार पर, जिसमें तीन प्रकार से दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये आपने देख लिया आर्थिक क्रियाओं के आधार पर। फिर इस अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है वो कार्य के आधार पर भी बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे। ठीक है ना, यानी कि कार्य के आधार पर भी इसको बांटा गया है। और दो प्रकार के जो है सो अर्थव्यवस्था होती है कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पर। पहला होती है संगठित क्षेत्र और दूसरा होती है असंगठित क्षेत्र। यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में बातें करें तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये दो प्रकार की सेक्टर होती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क के आधार पे। इन सभी को हम डिटेल में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी आपको जो है सो केवल इसका नाम जानना है कि कौन कौन सी इसका प्रकार होती है, उसका नाम क्या है, तो उसको केवल नाम आपको अभी जानना है। और इसमें जो है सो हम इसको डिटेल में अभी हम चर्चा करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होती है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होती है, तृतीयक क्षेत्र क्या होती है, चतुर्थक क्षेत्र क्या होती है और पंचम क्षेत्र क्या होती है। इसका परिभाषित करने के साथ साथ हम इसके 2-4-10 जो है सो एग्जाम्पल देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में वो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इस प्रकार का सारे चीज़ डिटेल में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर इसका जो तीसरा सेक्टर जो होती है वो स्वामित्व के आधार पे होती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इट मीन्स कि मालिकाना जो होती है, जिस पर अधिकार होती है, उस अधिकार के आधार पर भी जो है सो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र होता है। और इसमें जो है सो अर्थव्यवस्था के कुल 4 क्षेत्र देखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको पब्लिक सेक्टर भी कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो संपत्ति होती है वो हम पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद होती है निजी क्षेत्र, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का भी जो है सो इसमें क्षेत्र होती है। संयुक्त मतलब जिसमें दोनों का मिला हुआ रूप होता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी और निजी क्षेत्र भी, उसी को संयुक्त क्षेत्र मानते हैं। और सहकारी क्षेत्र भी होती है, यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर भी होती है। तो इस प्रकार से आपने अभी देख लिया कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने आधारों पर इसको बांटा गया है, ये आपने समझ लिए। और उनका जो है प्रकार है, उन प्रकारों को भी आपने अच्छे से समझ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्षेत्र से पढ़ना कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन कौन सा है, इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में इसमें आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बार फिर से अवगत करा दें, यह क्लास जो है सो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाला है और एकेडमिक तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी सफिशिएंट होने वाला है। इकोनॉमिक्स जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है वो हर एग्जाम के लिए यह क्लास जो है सो सफिशिएंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ बताने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में जितनी भी चीज़ें आ सकता है आपके एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसलिए यदि आप लोग में से कोई स्टूडेंट न्यू आए हैं, हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये रहेगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आपके तक पहुँचेगा और आप जो है सो टाइम टू टाइम अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर से।
आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जैसा कि हमने अभी चर्चा किए हैं, उसमें पहला प्रकार था प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ से समझना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होती है, इसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको समझना है। जैसे इसका परिभाषा के आधार पर यदि हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले आपको, ताकि देखने में आसानी हो आपको। देखिए, कहते हैं कि जब आय का स्रोत सीधे प्रकृति से जुड़ा हो, यानी कि जब आमदनी का जो स्रोत है वो सीधे किससे जुड़ा हुआ होता है, तो प्रकृति से, यानी कि नेचर से जुड़ा हुआ होता है, भूमि से जुड़ा हुआ होती है, मिट्टी से जुड़ा हुआ होती है। एक ज़मीनी स्तर, ग्राउंड लेवल पर जो कहते हैं ना, वहाँ से अगर सीधे हमारी आय का इनकम जुड़ा हुआ होती है तो उसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अब हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति अगर ऐसे हैं जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, तो यह कार्य जो है सो भूमि से, ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ होती है। इस ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा से भी हमने बता दिए हैं कि आय का स्रोत यदि सीधे प्रकृति रूप से, यानी प्रकृति से जुड़ा हुआ होती है, उसी को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एवं इसमें भूमि एवं उत्खनन और उससे संबंधित गतिविधियां शामिल होती है, यानी कि भूमि भी इसमें आ जाती है। और क्या आती है, तो उत्खनन। उत्खनन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे खनिज पदार्थ होती है जो मिट्टी के नीचे दबे हुए होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि लोहा का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो लोहा एक क्या है, खनिज है। उस खनिज को मिट्टी में मिला हुआ है, टुकड़ों में मिला हुआ है, उसको हम खोद करके निकालते हैं भूमि के नीचे से। मान लेते हैं यह भूमि है और इसमें खाई है, इस खाई से हम अगर कोई भी मिनरल्स को, कोई भी खनिज को बाहर निकाल रहे हैं तो ये उत्खनन हो जाएगा। केवल लोहा ही नहीं, इसी में हम लोग कॉपर भी निकाल लेते हैं, सोना भी निकालते हैं, चांदी भी निकालते हैं, हीरा भी निकालते हैं, कोयला भी निकालते हैं, पेट्रोलियम भी निकालते हैं। आप जो पेट्रोल देखते हैं, डीजल देखते हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती है वो उत्खनन करके जो है सो मिट्टी के नीचे से निकाली जाती है, तो उसको हम उत्खनन कहते हैं। समझ गए ना। जो भी पदार्थ मिट्टी के नीचे से निकलता है उसको हम खनिज कहते हैं। तो ये चीज़, ये काम जो है सो किससे जुड़ा हुआ होती है, तो मिट्टी से जुड़ा हुआ होती है, भूमि से जुड़ी हुई होती है। इसलिए कहते हैं कि भूमि और उत्खनन और इससे संबंधित जो गतिविधियां होती है वो सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो आपने समझ लिया कृषि कार्य जैसे किसान लोग होते हैं, अपने खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें जो है सो अनाजों के उत्पादन करते हैं, अपनी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो क्रियाकलाप देखी जाती है ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपने ये अच्छे से समझ लिए। उसके बाद देखिए पशुपालन भी जो है सो एक, जो है सो हम कह सकते हैं कि जमीनी स्तर से ग्राउंड लेवल पर जो है सो वर्क किया जाता है। और ये इसका सीधा संबंध जो है सो प्राकृतिक रूप से जुड़ा हुआ होती है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होती है कार्य। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। प्रकृति से जुड़ी हुई यह पशुपालन का कार्य इसलिए है क्योंकि पशुओं का जो चारा है, उसको जो भोजन है वो घास फूस है। अब घास फूस जो है सो प्रकृति ही उत्पन्न करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं घास अच्छी होती है, जो बारिशें होती है तो जो है सो घास होगी, और घास होगी तो फिर जो है सो पशुओं का चारा मिल पाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद जैसे कि मत्स्य पालन का मतलब मछली समझ लेना है आपको। मत्स्य का मतलब मछली समझना है। अब मछली पालन भी होती है। आप लोग जो खाते हैं मछली, उसको केवल खाने तक ही मतलब नहीं रखिए, उसकी कैसे जो है उत्पादन किया जाता है इसके बारे में भी आपको समझना है। ऐसे तो आप लोग जानते हैं कि नदी, तालाब एवं समुद्र में जो होती है मछलियाँ होती है, लेकिन उन मछलियों में जो है सो अगर उसका बिजनेस कर लिया जाए, जैसे कि अपने पास अगर एक भूमि है, खेत है, बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो उसमें क्या करेंगे, मिट्टी इसकी खुदाई करवा करके मिट्टी को भी बेच लेंगे, तो यहाँ से भी हमारा आर्थिक लाभ हो जाएगा। और इसमें खाई हो जाएगा, इसमें पानी भरवा दीजिए, पानी भरवा देने के बाद पता चलेगा इसमें आप जो है सो छोटे छोटे मछलियों का बीज जो है सो डाल दीजिए। मछलियों का बीज मतलब छोटी छोटी जो मछलियाँ होती है उसको इसमें डाल दीजिए। इसको जो है समय समय पर खाना देते रहिए, इसमें पानी डालते रहिए, साफ करते रहिए। इसमें देखिएगा 3-4 महीने के बाद यही छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी साइज़ में हो जाती है। जब यह बड़ी साइज़ में हो जाएगा और तब इसकी बिक्री करते हैं तो आपका जो है सो यहाँ से आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा, आपका आमदनी बढ़ेगा। तो यह भी काम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। खनन कार्य अभी जैसे हमने बता ही दिए हैं कि मिट्टी के नीचे से जो उत्खनन प्रक्रिया के द्वारा जो भी मिनरल्स को बाहर निकाली जाती है वो तमाम प्रकार की चीज़ें क्या कहलाता है, तो
आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपने प्राथमिक क्षेत्र को बहुत ही अच्छे से समझ लिए हैं, क्योंकि हमने डिटेल में इसको समझाने की प्रयास किए हैं, कोशिश किए हैं। अगर डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उस कमेंट को पढ़ करके आपकी डाउट को दूर कर सकें। इसलिए आपकी कमेंट की भी हमें इंतजार रहता है कि जो भी डाउट होता है आप हमसे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। आगे समझते हैं, इसमें जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उसे लाल कॉलरधारी कहते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के में जो भी व्यक्ति काम करने वाले होते हैं उसका एक स्पेशल जो है सो नाम दिया जाता है, जिसको हम रेड कॉलरधारी भी कह सकते हैं या लाल कॉलरधारी भी इसको कह सकते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, तो लाल कॉलरधारी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। अब हमारा टारगेट है द्वितीय क्षेत्र पर। द्वितीय क्षेत्र को आपको समझना है कि ये द्वितीय क्षेत्र क्या होती है और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं और इसमें कौन सी कार्य होती है, इसके बारे में आपको समझना है। जैसे देखिए, इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। यानी कि द्वितीय क्षेत्र जो होती है इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी मिनरल्स आपने प्राथमिक क्षेत्र से पदार्थ, कच्चा माल को प्राप्त किए हैं, इसको जो है सो मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। कहाँ पे? फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में जो कार्य होती है उस कार्य को ही हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर किसानों ने अपने खेतों से जूट को उत्पादन किया है, जूट मतलब आप समझ सकते हैं जिससे जो है सो धागा वगैरह बनती है, वो जूट होती है। अगर उस जूट का उत्पादन किया है तो उससे धागा बनाने का काम कहाँ पे होगा, तो कारखानों में होगा। कारखानों मतलब फैक्ट्री होगा। तो फैक्ट्री में अगर होगा तो जो भी कार्य फैक्ट्री से जुड़ी हुई होगी उस कार्य को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या आपको? जो भी कार्य फैक्ट्री से जुड़ी हुई होगी, कारखानों से जुड़ा हुआ होगा, उसको हम किस में रखेंगे, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। इसमें देखिए, इसका निर्माण तथा विनिर्माण होता है। यानी कि इसमें निर्माण भी होता है, विनिर्माण भी होता है। जो भी निर्मित वस्तुएं, कच्चा माल है, उसको यहाँ पर आकर के मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, ताकि उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जा सके, लोग उसको, उपभोक्ता उसको उपयोग कर सके, उसको उपयोग करने लायक बना दिया जाए। तो ये उपयोग करने लायक कहाँ बनाया जाता है, तो फैक्ट्री में ही बनाया जाता है। इसीलिए जो कार्य फैक्ट्री में किया जाता है उस कार्य को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और समझिए, इसमें कहते हैं कि यह जो है सो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। अभी जस्ट हमने बताया है कि उद्योग में वही क्षेत्र आएगा उद्योग में वही प्रोडक्ट आएगा जो कच्चा माल होगा और प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होगा। अंतिम वस्तुएं उपभोग में परिवर्तित करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उसमें बदल करके और उसके बाद जो है सो उपयोग करने लायक बना दिया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। क्या द्वितीय क्षेत्र के बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके बारे में समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर समझ पाए तो यस लिखे, नहीं समझ पाए तो नो लिखे। इसको हम फिर से दोबारा जो है सो आपको डाउट क्लियर करने के 100% हम जो है सो प्रयास करेंगे और आपकी डाउट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपने देख लिया, विनिर्माण क्षेत्र हो, यानी एक बात और अगर बता दें तो द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो इसके लिए बताना, इसको उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं या फिर विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तो इसको बताना कि इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। समझ गए? चलिए, इसका उदाहरण अगर हम देखते हैं तो जैसे कि वस्तु हो गया, उद्योग हो गया, लोहा इस्पात उद्योग, विद्युत इत्यादि, ये तमाम प्रकार के जो उद्योग आप देख पा रहे हैं, ये सभी का सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज़ों को आपको समझना है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको हम नीली कॉलरधारी कहते हैं, यानी कि ब्लू कॉलरधारी इसको कहते हैं। जो द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। आजकल के समय में क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मैट्रिक इंटर पढ़ने के बाद उसको रोज़गार की तलाश हो जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है रोज़गार करने का, तो वो बाहर चले जाते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है सो छोटे मोटे उद्योग में जाके काम करते हैं। तो वो सभी काम करने वाले जो वर्कर होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, तो नीली कॉलरधारी कहलाएगा। क्लियर? चलिए तृतीय क्षेत्र के बारे में समझते हैं। कहते हैं कि इसमें नौकरी, व्यापार, दुकान को शामिल किया जाता है, जैसे कि परिवहन, हॉस्पिटल, कोचिंग, नेता, खेल, कम्युनिकेशन, बैंक, शिक्षा, नौकरी, तमाम प्रकार के जो क्षेत्र आती है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसको अगर हम अपनी तरफ से बताएं तो हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सेवा क्षेत्र इसको, तो इसके लिए देखना है कि आप जब यहाँ पे उदाहरण को आप देख पा रहे हैं, उदाहरण कहाँ है, ये परिवहन। परिवहन में क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो गया, गाड़ी का अगर वाहन जो बना है तो वो फैक्ट्री में हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित था। अब उस गाड़ी में क्या करेंगे कि यात्री को चढ़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे, जो केवल सेवा प्रदान करने की दृष्टि देखी जाती है इसमें, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, तो सेवा क्षेत्र कहा जाएगा। कोचिंग में जैसे देख लीजिए, पढ़ाई अगर पढ़ाने की व्यवस्था होती है तो वहाँ पे बच्चे फ़ी जमा करते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि उसको एजुकेशन दिया जाता है, तो जस्ट लाइक उसको एक सेवा प्रदान हो रही है, तो उसको भी हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। और भी इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं दुकानदार जो होते हैं वो बनाते हैं, कोई जैसे बिस्कुट बेचने वाले ही कोई दुकानदार हैं, तो वो क्या करते हैं कि बिस्कुट खरीद के लाते हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार की किराने दुकान है या फिर कोको कोला का दुकान है, तो वो क्या करते हैं कि खरीद के लाते हैं फैक्ट्री से और उसके बाद उसको रिटेलर में जो है सो उसको बेचते हैं। तो यानी बनाया कहीं, बेचा, ये आके बेच रहा है, केवल सेवा प्रदान कर रहा है, कस्टमर को जो है मुहैया करा रहा है, तो इसी में इसको भी कुछ लाभ हो जाता है। लेकिन इस कार्य को क्या कहते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है। उसके बाद देखिए बैंक में भी कैशियर वगैरह होते हैं और भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, तो वो सभी भी क्या करते हैं, कस्टमर को तो सेवा प्रदान करने के करते हैं, कम्युनिकेशन में भी सेवा प्रदान करता है, तो इसीलिए हम तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, नो डाउट इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो व्हाइट कॉलर वर्कर कहते हैं, यानी कि सफ़ेद पोषक श्रमिक कहते हैं इसको। इस बात को ध्यान में रखना। ये 3 पॉइंट जो हमने बताए हैं इसमें देखिए, द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले को नीली कॉलरधारी और तृतीय क्षेत्र में काम करने वाले को सफ़ेद कॉलरधारी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और प्राथमिक क्षेत्र वाले का हमने अभी जस्ट आपको बता ही दिए हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो लाल कॉलरधारी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ इसमें और भी है, जैसे नोट करके कुछ आपको समझाने की कोशिश किया गया है। समझिए, सेक्टर में लोग बहुत कम लगे होते हैं, मतलब प्राथमिक सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में अभी भी देखिएगा कि उसमें जो है सो मेहनत ज़्यादा है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, मेहनत ज़्यादा करने को मिलेगा लेकिन आमदनी बहुत कम है, इसलिए लोग उसमें ज़्यादा काम नहीं करना पसंद करते हैं। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति देखते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेता है तो या बाहर चले जाते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, या फिर अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, सेवा क्षेत्र में चले जाते हैं और जॉब वगैरह कर लेते हैं, शिक्षा वगैरह जो है सो कोचिंग वगैरह खोल करके और पढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि हम भी इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि प्राथमिक सेक्टर में जो है सो बहुत कम लोग लगे हुए होते हैं, लेकिन किंतु आय बहुत अधिक, ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, ये तृतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो आय बहुत अधिक होगी लेकिन यहाँ पे काम करने वाले लोग कम हो गए। ये जो है सो पहले के समय में, आज जब आज़ाद हमारा भारत हुआ था तो उस समय की बातें था, किसान लोग जो है सो खेती में ज़्यादा काम करते थे लेकिन वहाँ से आमदनी नहीं था, और सेवा क्षेत्र में कम लोग काम करते थे लेकिन उसमें आमदनी ज़्यादा था, लेकिन हमारे पास रोज़गार नहीं था उस वक्त। जैसे जैसे लोग विकास होता जाता है वह प्राथमिक क्षेत्र को छोड़कर तृतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक क्षेत्र को छोड़ देगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इनकम नहीं है, तृतीय क्षेत्र में जाएगा क्योंकि यहाँ सेवा करना है और पैसा ज़्यादा कमाना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है सो मात्र, देखिए प्राथमिक क्षेत्र का कितना, यानी कि हमारे भारत के जो जीडीपी है उस जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रह रहा है उसके बारे में समझाने की कोशिश है। आप इसको समझिए, मात्र 21.82% इतना ही परसेंट जो है सो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान रह पा रहा है, किसमें, तो जीडीपी में रह रहा है। जीडीपी आप समझ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में एक क्लास अलग से लिया जाएगा कि जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है ना। इन तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, इसके बारे में भी समझाएंगे। जबकि यहाँ देखिए द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है वो 24.23% है, और तृतीय क्षेत्र का देख लीजिए यहाँ पर 2022 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 53.5309% जो है सो आपका तृतीय क्षेत्र का योगदान हमारे जीडीपी में रह रहा है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि लोग सभी जब थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो तृतीय क्षेत्र में ही जाने का काम ज़्यादा करते हैं, यानी कि अपना रोजगार करो या फिर कहीं किसी जो है सो अच्छा काम करो ताकि इनकम अच्छा हो सके।
तो इस प्रकार की जो है सो आपको समझना है। इसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताए, द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताए, तृतीय क्षेत्र के बारे में बताए, 3 प्रकार का क्षेत्र हमने बता दिए। और चौथा प्रकार का क्षेत्र हमने जैसे कि चर्चा किए थे कि इसमें चौथा क्षेत्र भी होती है जिसको हम चतुर्थक क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है। चतुर्थक और एक होती है पंचम, समझ रहे हैं ना। एक होती है चतुर्थक क्षेत्र और दूसरा होती है पंचम क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र में अभी जैसे कि हमने बताया कि शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, अगर कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग में भी क्या होती है, तो सेवा प्रदान किया जाता है, तो इसको हम जो है सो तृतीयक क्षेत्र में भी रख लेते हैं। लेकिन जो भी कार्य मेंटली रूप से कार्य किया जाता है तो उसको हम किस में रखते हैं, तो चतुर्थक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर वगैरह भी हो गए तो डॉक्टर हो गए, तो डॉक्टर भी किस में आ जाएंगे, तो ये चतुर्थक क्षेत्र में आ जाएंगे। टीचर जैसे शिक्षक हो गए तो शिक्षक भी किस में आ जाएंगे, तो आपका चतुर्थक क्षेत्र में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर दिमाग का काम अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत रख लेते हैं। लेकिन अगर हाई लेवल पर हमारा माइंड काम करता है तो उसको हम पंचम क्षेत्र में रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग हो गए, तो वैज्ञानिकों का क्या होता है कि बहुत ही हाई लेवल में दिमाग चलती है और जो है सो नई नई चीज़ों को आविष्कार करते हैं, खोज करते रहते हैं। तो इसको हम लोग जो है सो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रख लेते हैं। तो इस 2 क्षेत्र को भी आपको एक्स्ट्रा हमने आपको बता दिए हैं कि चतुर्थक क्षेत्र क्या होती है और पंचम क्षेत्र क्या होती है। चतुर्थक क्षेत्र में आपको शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, जबकि पंचम क्षेत्र में आपको वैज्ञानिक लोग जो हो गए वो तमाम प्रकार के इसमें जो है सो जिसकी कार्य जिसका मेंटली वर्क बहुत हाई लेवल पर होती है उसको हम पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और कोई डाउट रह जाता है तो आप अपनी डाउट को भी हमसे दूर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। हम उस डाउट को भी जो है सो 100% सोल्यूशन करेंगे। आपकी जो भी सवाल होगा हम उस क्वेरीज को ज़रूर समाधान करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक भी कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप के और भी ग्रुप कोई है तो उस ग्रुप में आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है इस वीडियो को पढ़ सके, देख सके, समझ सके। और अच्छा लगे तो वो भी लाइक कर ले, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारा वीडियो बनाने का जो सपना है, आप लोगों को शिक्षित करने का, आपको पढ़ाने का जो मेरा सपना है वो पूरा हो सके। तो कैसा लगा हम ज़रूर आपका इंतज़ार करेंगे कमेंट का, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।